मोस्टली डाउन टू जिन मोस्ट मार्जिनल के पास जाके आप राष्ट्र शब्द तक कहिए राष्ट्र क्या है तुम्हारा, वो बता भी नहीं पाएगा राष्ट्र क्या है। उसकी कंसर्न में राष्ट्र है नहीं। वो पूछा कि भाई तुम्हारे लिए देश क्या है, तो उसने बोला जहाँ तक दिखता है वहाँ तक देश है। तो देश और देश का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो राष्ट्र डेमोक्रेसी कोई नहीं जानता। जनतंत्र गाँव में जाइए, किसी से भी कहिए जनतंत्र क्या है, कोई नहीं जानता। दलित आप जाइए और गाँव के, उत्तर प्रदेश के गाँव की बस्तियों में बात करिए, दलित सब बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्टली अपनी जाति नामों से अपने को संबोधित करते हैं। वाइड होमोजेनियस कैटेगरी समझते हैं। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि हाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके अलग अलग समझ है। इस किताब की खासियत ये है कि इसने ये दिखाया है कि अलग अलग तरीके की नेशनलिज्म हैं, और जिस नेशनलिज्म का इरफानी साहब ने अपनी किताब में अध्ययन किया है और डिस्कशन किया है, वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म, और वो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है, लिबरल नेशनलिज्म है। और उसकी खासियत ये है कि वो सब लोगों को एक साथ लेके सम्मिलित करके चले। मगर हुआ ये है कि आजकल के हालात में जो नेशनलिज्म है, जो इस वक्त नेशनलिज्म पॉपुलर है, डोमिनेंट है, और एक तरह से सरकारी नेशनलिज्म है सो टू स्पीक, वो नेशनलिज्म बिल्कुल फ़र्क है। मगर अगर हम नेशनलिज्म को होमोजेनियस समझेंगे तो एक तरह की हम लोग कॉन्टिन्यूटी समझते हैं जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म थी, जिसने जो जंग आज़ादी में शामिल हुई और जिसने हमें आज़ादी हासिल की, वो नेशनलिज्म और आज की नेशनलिज्म में फ़र्क है। और हम समझते हैं कि अगर हम लोग बस कम से कम ये समझ लें कि दो तरीके की नेशनलिज्म्स हैं, एक है एंटी कॉलोनियल इंक्लूसिव नेशनलिज्म, और इस वक्त जो नेशनलिज्म है उसके बहुत से हम उसको बहुत तरीके से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर एक तरह से मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म है। और इस नेशनलिज्म की खासियत इंक्लूसिविटी नहीं है, बल्कि एक तरह का इसमें एक्सक्लूशनरी डायमेंशन है। और मुझे लगता है इसकी दो खसूसियात हैं इस नेशनलिज्म की। अगर हम इसको एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म से के मुकाबले में देखें, एक खसूसियत तो ये है कि इस वक्त की जो नेशनलिज्म है उसका जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको दुश्मन जो है अपने बीच में नजर आता है, जबकि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में जो आपका दुश्मन था या जिसके खिलाफ आप ऑपोजिशन था, वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। मगर इस वक्त तो जो फोकस है वो इट इज़ ऑन द एनिमी विद इन। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और इसी वजह से हम समझते हैं कि इस वक्त जो नेशनल, और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है ये नेशनलिज्म, इसको आप कल्चरल नेशनलिज्म कहिए, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म कहिए, हिंदू नेशनलिज्म कहिए, या एक तरह की राइट विंग पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म है जो बहुत से मुल्कों में इसकी पॉपुलैरिटी हुई, और ज़ाहिर है हमारे मुल्क में तो पॉपुलर है ही है। और दूसरी इसकी खसूसियत इस वक्त जो नेशनलिज्म है और वो ये है कि ये जो नेशनलिज्म है ये अब एक तरह से नेशन को लोगों के, आम लोगों के, सिटीजन्स के ऊपर है, और ये कि सिटीजन से ये उम्मीद करती है कि ये नेशनलिज्म या नेशन के लिए एक तरह से सैक्रिफाइस करेगी। मगर जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, इंक्लूसिव नेशनलिज्म थी जिसने कि हम लोगों को आज़ादी हासिल की और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना और पूरा मुल्क जो है कायम हुआ, स्टेट सिस्टम जो बना, उस नेशनलिज्म की ये खासियत नहीं थी। उस नेशनलिज्म का मकसद ये था कि वो किस तरह से मुल्क की सर्विस, सिटीजन्स की सर्विस, उनके जो मटीरियल कंसर्न्स हैं, उनके मटीरियल नीड्स हैं, उनको कैसे सर्व करेगी। तो मेरे ख्याल में जो बात जो हम कहना चाहते हैं उससे यही है कि एक तरह से दो अलग अलग टाइप की नेशनलिज्म है, कोई एक नेशनलिज्म नहीं है। और जो नेशनलिज्म जिसका कि इरफान हबीब साहब ने बहुत ही उम्दा
किताब में डिस्कशन है, उस नेशनलिज्म और आज के नेशनलिज्म में बहुत फर्क है और हम लोगों को इन दोनों नेशनलिज्म्स में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, एक तरह का ब्रेक और डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये नेशनलिज्म है उसका ये बिल्कुल अलग है। और मैं समझती हूँ इस किताब को हम लोग को इसलिए इसकी अहमियत, और जैसा कि अभी हम लोग को बताया गया कि ये किताब बहुत पॉपुलर रही और आपका हिंदी जो इसका अनुवाद है वो अभी आपकी 1100 कॉपीज बिक चुकी हैं, उसकी वजह यही है कि ये एक तरह से इसने नेशनलिज्म को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताया है और किस तरह से नेशनलिज्म इवॉल्व हुई लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी से लेके अभी हाल तक। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग ये ही समझ लें कि ये इंक्लूसिव नेशनलिज्म और मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में बहुत फर्क है, उन दोनों को कॉन्फ्लेट नहीं करना चाहिए, मगर आजकल की नेशनलिज्म, इस वक्त जो नेशनलिज्म है उसकी कामयाबी यही है कि उसने एक तरह से इस कॉन्टिन्यूटी को एस्टैब्लिश कर दिया है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये वही नेशनलिज्म है जो हमारे यहाँ 20वीं सदी के पहले 50 साल में जब से गांधी आए और 1947 तक उस वक्त तक जो नेशनलिज्म थी वो बिल्कुल अलग थी। और मैं समझती हूँ इस किताब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने हमको फिर से याद दिलाया है कि असली नेशनलिज्म क्या है। और मैं समझती हूँ कि जो इरफान हबीब साहब ने जिस नेशनलिज्म का जिक्र किया वही असली नेशनलिज्म है। इस वक्त जो है नेशनलिज्म, उसको आप जिस तरह से कहिए, हमारी समझ में वो असली नेशनलिज्म नहीं। के आसपास, आजमगढ़ के आसपास, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास वह इस राष्ट्र को, भारत नामक राष्ट्र को कैसे परिकल्पित करते हैं, उनकी देश की धारणा क्या है, जो बिल्कुल नीचे है उसकी देश की धारणा क्या है। क्योंकि इसमें 23 लोग जो हैं वह इस 20वीं शताब्दी के दानिश्वर लोग हैं, ये उनकी धारणा थी। लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है, उसकी भी एक धारणा तो रही होगी और उसमें यह सब छन छन के जाता था और नीचे से भी छन छन के ऊपर आता था, जिसको भी इस किताब में पढ़ते हुए आप महसूस कर सकते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि आपने जो फील्ड में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे जहाँ पर दलितों ने या बहुजनों ने किस तरीके से भारत नामक राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को देखा। धन्यवाद रमाशंकर, मैं आभारी हूँ आपने मुझे इस मौका दिया इस विषय पर बोलने के लिए। और बहुत पहले तो अपने मित्र इरफान हबीब साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी किताब तैयार की है जिसमें बहुत तरह के सेट्स जो हैं, विचार के सेट्स वो दिखाई पड़ते हैं। को देखें तो मल्टीपल सेट्स हैं, अरविंदो भी हैं वहाँ पे लोकमान्य तिलक भी हैं, गांधी, बहुत तरह के जो डिस्कोर्सेस हैं, एक हेट्रोजेनिटी, नैरोग्लेसिया ऑफ डिस्कोर्स या हेट्रोग्लेसिया ऑफ डिस्कोर्स, वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक गायक जो एक मोनो नैरेटिव होता है उसको ये तोड़ बाहर से इसके अलग अलग व्याख्यान। मुझे जो अभी रमाशंकर ने प्रश्न किया, मैं थोड़ा सा अलग ढंग से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने कामों में महसूस किया है कि राष्ट्र की अवधारणा उसके पास है जो वेल टू डू है, यानी कैपेसिटी टू एस्पायर फॉर ए नेशन होना चाहिए, तभी आप नेशन को एस्पायर कर सकते हैं। मोस्टली डाउन टू मोस्ट मार्जिनल के पास जाके आप राष्ट्र शब्द तक कहिए, राष्ट्र क्या है तुम्हारा, वो बता भी नहीं पाएगा राष्ट्र क्या है। उसकी कंसर्न में राष्ट्र है नहीं, वो उसको आप खोजना रोक पाएंगे। और उसकी सोच, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसके कारण डाइवर्ट सोच है, वो एक, क्योंकि उसके कंसर्न एक बार जा रहे थे, पूछा कि भाई तुम्हारे लिए देश क्या है, तो उसने बोला जहाँ तक दिखता है वहाँ का देश है। तो जहाँ तक दिखता है वहाँ का देश, जो देश के साउथ का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ देश कलकत्ता देश हो जाता था, हमारे पूरा पॉपुलेशन भरा हुआ है फॉरेन लैंड। तो विदेश और देश का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो राष्ट्र देश बहुत रोचक आपके इस किताब में मुझे कुछ का
पारंपरिक देशभक्ति और राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद तो नहीं था प्री कॉलोनियल टाइम में, पारंपरिक देशभक्ति थी। और पारंपरिक देशभक्ति का अलग अलग स्वरूप हो सकता है। तो मुझे मेरा पहले सबमिशन ये है कि जो कैपेसिटी टू एस्पायर फॉर द नेशन नहीं आया है, उसके लिए नेशन उन्हीं के लिए है जो जिनकी मोबिलिटी है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मोबिलिटी है, वहाँ पर नेशन चाहे राष्ट्र कहें चाहे, लेकिन देश बहुत अलग अर्थों में। देश भारत पाकिस्तान के नहीं है, देश है जहाँ तक हमें दिखता है, या जो हमारा माटी मानुष, हमारी जो माँ है, हमारी माटी है, हमारा नेचर है, हमारा आसपास का है, वो हमारा देश है, जिससे हम जुड़े हुए, जहाँ से हमारा संवाद है, जहाँ तक हम जाते हैं और आते हैं। तो एक तो ये, तो राष्ट्र को एक सब पर इम्पोज करना, राष्ट्र है नैरेटिव, चाहे पक्ष या विपक्ष या एक तरह का राष्ट्रवाद या दूसरे तरह का राष्ट्रवाद, दोनों ही वहाँ नहीं, ये राष्ट्रवाद भी नहीं है और वो राष्ट्रवाद भी नहीं। हाँ, गांधी ने एक पॉपुलर नेशनलिज्म, लेकिन उसकी भी सीमा थी, वो भी एक समय के बाद नहीं हो पाया, एक जगह तक ही बात है। अगर आप कहें कि गांधी नेशनलिज्म ने सबको शामिल कर दिया, नमक से लेकर के और पहाड़, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। गांधी नेशनलिज्म के बारे में हिस्ट्री पूरी इस पर बात कर ही रही है, और तमाम उसके जो गैप्स हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसको रिपीट करूँगा। लेकिन गांधी नेशनलिज्म ने पॉपुलर नेशनलिज्म क्रिएट किया था, और जिसमें बहुत तरह की वो क्या कहते हैं जिसको कि एक पैकेज था, जिसमें बहुत तरह के सोशल सेक्टर को अप्रोच करने के लिए अलग अलग तरह की, उसमें धर्म भी था, उसमें सनातन भी था, उसमें हिंदू भी था, उसमें एक जो सेकुलर सिंथेसिस ऑफ सोसाइटी वो भी था, बहुत सारी चीजें गांधी खुद ही अपने आप में बहुत तरह के सेट से भरे हुए। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि नेशन जब आता है तब आता है आपके पास जब कम्युनिटी मोबाइल होती है और पॉलिटिकल पावर के लिए एस्पिरेंट होती है, और जब पॉलिटिकल पावर के लिए एस्पिरेंट होती है तब नेशन आता है। अब नेशन दो तरह से आता है, नेशन जो यानी जब आता है तो वो आपको भी पावर करता है और आप भी नेशन को पावर करते हैं। तो क्या उस रूप में भारत में नेशन यानी पारंपरिक देशभक्ति और इस नेशन का क्या संबंध है? जो नेशन हम लोग इस किताब के माध्यम से या और तरह के माध्यम से ले जाना चाहते हैं, या उसका नेशन जो देश था नेहरू के समय में, और जो आज भी हम जो गाँव में बात करते हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटी के लोगों से भी और औरों से, जो लोग जिस लोग को जनपद कहा है हमारे सुभाष के बाद में, वो जो जनपद के लोगों से जब हम बात करते हैं उसमें बेउन कास्ट भी आप जा सकते हैं, तो वो वहाँ पर कोई व्याप्ति नहीं होती, बड़ा रोचक है। डेमोक्रेसी कोई नहीं जानता, जनतंत्र गाँव में जाइए, किसी से भी कहिए जनतंत्र क्या है, कोई नहीं जानता। दलित आप जाइए और गाँव के, उत्तर प्रदेश के गाँव की बस्तियों में बात करिए, दलित सब बहुत कम लोग जानते हैं, मोस्टली अपनी जाति नामों से अपने को संबोधित करते हैं। राष्ट्रवाद कोई नहीं जानता, लेकिन राष्ट्रवाद इतना बड़ा डिस्कोर्स है। तो सवाल है कि ये डिस्कोर्स, ग्रासरूट का डिस्कोर्स से इसका क्या संबंध है, चाहे वो वन साइड ऑफ नेशनलिज्म हो या अदर साइड ऑफ नेशनलिज्म। दूसरा है कि जो ये देशभक्ति है, पारंपरिक देशभक्ति, वो हमारे फोक ट्रेडिशन में बहुत दिखाई पड़ता है, गानों में, कहानियों में, लेकिन वो इस तरह ये राष्ट्रवाद नहीं है, उसका बहुत एक अलग, मैं कभी शायद अगले प्रश्न पर वो बोलने मेरे से कठिन सा सवाल भेजा है धर्म के साथ रिश्ते का। मैंने उनसे कहा कि भाई ये विवादास्पद सवाल भेज रहे हो, मैं इसको आई ट्राई टू कम टू दैट, तो उसमें मैं सर कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन मेरा कहना है कि जो सबाल्टर्न है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट करूंगा, क्योंकि सबाल्टर्न पे नेशनलिज्म के सवाल को लेकर हमारी सबाल्टर्न हिस्ट्री में बहुत काम किया है, लेकिन कास्ट, अब उसमें फिर ये है कि भाई उन्होंने कास्ट को नहीं एड्रेस किया, वो अलग इशू है।
लेकिन नेशनल मूवमेंट में भी मैं आपको एक रोचक बात बता के इस वृत्तांत को खत्म करूंगा। दो तरह की बात। एक 1920 के आसपास एक बिहार के गांव में एक दलित थे जिनका नाम था निर्घिन राम। निर्घिन राम ने एक रामायण लिखी और रामायण चाम के गत्ते में चमड़े के उससे बांध करके सिर्फ उन्होंने एक लाइब्रेरी में, और इतनी सुंदर राइटिंग, वो जो कंडे की कलम से लिखी हुई राइटिंग होती है लाल पीली, उससे लिखते। पहले तो स्क्रिप्ट बनाने वाले बहुत कम लोग थे, मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, मुझे लगता है वो खुद बनाते रहेंगे। उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने जिसको हम आज के संदर्भ में झूठी कथाएं कह सकते हैं कि झूठी कथाएं, वो कहते हैं कि आज गांधी जी, वो मैं पीरो गया था और देखा गांधी जी की मीटिंग में गांधी जी ने मंच से हमें बुला लिया और बुला के गले लगा दिया। बगल में राजेंद्र बाबू बैठे थे, नेहरू बाबू जी बैठे थे, उन्होंने किसी से बात नहीं की, मुझे गले से लगा दिया। गांधी जी वहां मिले, उन्होंने हमको बुलाया, अपने हाथ से हमें खाना खिलाया। तो इस तरह का मल्टीपल इमेजिनेशन क्यों था लोगों में? क्योंकि एक तो चाहत थी बोलने की और दूसरा गैप था, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच पाया था नेशनलिज्म। तो मुझे लगता है कि इस नेशनलिज्म को ये भी सोचना चाहिए कि ये किसका नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म, और इसको कैसे ट्रांसफॉर्म होना होगा। ये नेशनलिज्म, मास नेशनलिज्म तभी हो पाएगा और ये सारा डिबेट तभी सार्थक हो पाएगा, चाहे वन साइडेड चाहे अदर साइडेड, जब ये ग्रासरूट का नेशनलिज्म में बदलेगा। और ग्रासरूट का नेशनलिज्म तभी बदलेगा जब उनके पास कैपेसिटी टू एस्पायर फॉर अ नेशन आएगा। कैपेसिटी टू एस्पायर फॉर अ नेशन कैसे आएगा? जब उनके पास डेवलपमेंट के मिनिमम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।